हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनएस पाठशाला चैनल पर। तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास में टॉपिक पढ़ेंगे भारत में प्रेस का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का विकास भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गज़ट। द बंगाल गज़ट नाम था जो सबसे पहला जो समाचार पत्र था, या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। किंतु सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1872 में इसका मुद्रणालय जब्त कर दिया गया। यानी ये जो समाचार पत्र था द बंगाल गज़ट, इस सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया, यानी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलने को कहा जाता है आलोचनात्मक रवैया, तो जिसके कारण सरकार ने उसे 1872 में बंद कर दिया। तदनंतर कई और समाचार पत्रों, जर्नलों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, यानी प्रारंभ कर दिया गया उसके बाद से। तो आगे देखते हैं। प्रारंभिक विनिमयन यानी समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799। तो स्टार्ट होता है। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया तथा सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। सेंसर मतलब सेंसरशिप उसे कहते हैं, यानी किसी भी अखबार में आप कोई भी कंटेंट जो छापा जाता है उसे सरकार अपनी तरफ से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे मतलब समाचार पत्रों में छापने देती है। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूज़ जो सरकार के ख़िलाफ़ हो, सरकार के आलोचनात्मक हो, मतलब सरकार के लिए या फिर अश्लील हो, तो उसे उस समाचार पत्र को वहाँ पे लागू नहीं करने देते थे। इस अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वो अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र में अंकित करें। यानी सेंसरशिप जो नियम था उसके बाद से यह लागू कर दिया गया कि जो संपादक हैं और जो वहाँ उसके जो मतलब डायरेक्टर यानी स्वामी हैं और उनके मुद्रक का नाम उस समाचार पत्र पे ज़रूरी हो गया कि वो अंकित करें। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण यानी प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य बना दिया गया, ताकि वहाँ पे जो सरकार के ऑफिसर्स बैठे रहते हैं उस समाचार पत्र को ठीक तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे लागू करते थे, यानी जनता में जाने के लिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में ढील दे दी गई। 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण बंद कर दिया गया, यानी प्री सेंसरशिप बंद कर दी गई। तो आगे चलते हम लोग। अनुज्ञप्ति नियम सन 1823। प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने सन 1823 ईस्वी में इन नियमों को आरोपित किया। इस नियम के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना जाए। ये नियम मुख्यतः उन समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोपित किए गए थे जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या जिनके स्वामी भारतीय थे। इस नियम द्वारा राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। यानी जो राजा राम मोहन की पत्रिका थी, राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी, उसका नाम था मीरात उल अखबार, जिसका प्रकाशन बंद कर दिया गया इस नियम के अनुसार, यानी अनुज्ञप्ति नियम सन 1823 के अनुसार। अगला है प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम सन 1835। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। 1835 के इस नए प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक
चलता रहा तथा इस अवधि में देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अनुज्ञप्ति नियम सन 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम से अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। इस अधिनियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। अनुज्ञप्ति का अर्थ होता है लाइसेंस, यानी आपको सरकार से आज्ञा लेनी होगी उसके लिए कि मैं या फिर कोई भी कंपनी जो अपना समाचार पत्र लागू करना चाहती है। सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी समाचार पत्र को किसी समय अनुज्ञप्ति दे सकती थी या उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकती थी। यानी सरकार के पास यह अधिकार था कि वो किसी को भी लाइसेंस दे सकती थी किसी समाचार पत्र को, उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, या फिर उसमें अगर कोई भी खराबी देखी जाती थी तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता था। अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह समाचार पत्र के साथ ही किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल या अन्य प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध लगा सकती थी। यद्यपि यह एक संकटकालीन अधिनियम था तथा इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पंजीकरण अधिनियम सन 1867 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा मेटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, अपितु उन्हें नियमित करना था। अब यह आवश्यक बना दिया गया कि किसी भी मुद्रित सामग्री, पटक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक होगा। यानी जो भी पुस्तक छापी जाएगी उसका एक प्रति, मतलब उसका एक कॉपी सरकार को देना पड़ेगा, वहाँ की स्थानीय सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो मुद्रण करने के लिए, यानी उस पुस्तक को आगे मुद्रित होने के लिए देते हैं तो जांच करने के बाद देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए प्रयास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का मुद्दा, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा सबसे प्रमुख था, राष्ट्रवादियों के घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख स्थान बनाए हुआ था। 1824 में राजा राम मोहन राय ने उस अधिनियम की तीखी आलोचना की जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, 1870 से लेकर 1918 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण कुछ प्रमुख मुद्दों पर रहा। इन मुद्दों में भारतीयों को राजनीति मूल्यों से अवगत कराना, उनके मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण एवं प्रसार करना, जनमानस को प्रभावित करना तथा उसमें उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, जन प्रदर्शन या भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवादी कार्यप्रणाली से अवगत कराना एवं उन्हें उस ओर मोड़ना प्रमुख थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेस राष्ट्रवादियों का सबसे उपयुक्त औजार साबित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने प्रारंभिक दिनों में ही प्रेस को पूर्ण महत्व प्रदान किया तथा अपनी नीतियों एवं बैठकों में पारित किए गए प्रस्तावों को भारतीयों तक पहुंचाने में इसका सहारा लिया। यानी जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रवादी थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय को ही ले लीजिए, वो समाचार पत्रों के जरिए ही अपने देश के लोगों को राष्ट्र प्रेम की भावना के प्रति जागृत करते थे। ठीक है, उन्हें उस ओर मोड़ते थे जिससे कि उन्हें यह पता चल सके कि उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य ये ज़रूरी है और राष्ट्र प्रेम की भावना भी ज़रूरी है। जिसके लिए समाचार पत्र एक बढ़िया उपाय था। तो आगे बढ़ते हम लोग। इन वर्षों में कई निर्भीक एवं प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।
इन समाचार पत्रों में प्रमुख थे हिंदू एवं स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संरक्षण में, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष के संरक्षण में, इंडियन मिरर एन सेन के संरक्षण में, केसरी मराठी में एवं मराठा अंग्रेजी में, बाल गंगाधर तिलक के संरक्षण में, सुधाकर गोपाल कृष्ण गोखले के संरक्षण में तथा हिंदुस्तान एवं एडवोकेट जीपी वर्मा के संरक्षण में। इस समय के अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रिब्यून एवं अखबार एम पंजाब में, गुजराती इंद्र प्रकाश ध्यान प्रकाश एवं काल बम्बई में तथा सोम प्रकाश भगनिवासी एवं साधारणी बंगाल में उल्लेखनीय थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं नागरिक सेवा की न कि धन कमाना या व्यवसाय स्थापित करना। यानी इन समाचार पत्रों का प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय एवं नागरिक सेवा को बढ़ावा देना। ठीक है, इनकी प्रसार संख्या काफ़ी थी तथा इन्होंने पाठकों के मध्य व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया। इनकी प्रसार संख्या काफ़ी कम थी, इसके बावजूद भी इन्होंने पाठकों के मध्य व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया। शीघ्र ही वाचनालयों यानी लाइब्रेरी में इन समाचार पत्रों की विशिष्ट छवि बन गई। इन समाचार पत्रों की पहुंच एवं प्रभाव सिर्फ शहरों एवं कस्बों तक ही नहीं था, अपितु ये देश के दूर दूर के गांवों तक पहुंचते थे, जहां पूरा का पूरा गांव स्थानीय वाचनालय लाइब्रेरी में इकट्ठा होकर इन समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को पढ़ता था एवं उस पर चर्चा करता था। इस परिप्रेक्ष्य में इन वाचनालयों में इन समाचार पत्रों में ने न केवल भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, अपितु उन्हें राजनीतिक भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित एवं विकसित किया। इन समाचार पत्रों में सरकार की भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती थी। वास्तव में इन समाचार पत्रों ने सरकार के सम्मुख विपक्ष की भूमिका निभाई थी। ठीक है, सरकार ने प्रेस के दमन के लिए विभिन्न कानूनों का सहारा लिया। उदाहरणार्थ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 124A के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष उत्पन्न कर रहा हो या उन्हें सरकार के विरुद्ध भड़का रहा हो, उसे गिरफ्तार कर सरकार 3 वर्ष के लिए कारावास में डाल सकती है या देश से निर्वासित कर सकती है। लेकिन निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार के इन प्रयासों से लेस मात्र भी भयभीत नहीं हुए तथा उपनिवेशी शासन के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। यानी उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने समाचार पत्र को ही एक जरिया बना लिया था। यानी उपनिवेशी शासन के विरुद्ध उन्हें एक ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया था जिसके सहारे वो औपनिवेशिक शासन को जवाब दे सके या उनके विरुद्ध खड़े हो सके। सरकार ने समाचार पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उन्हें लालच दिया, जबकि वे समाचार पत्र को सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की भर्त्सना करते थे। उनके प्रति सरकार ने शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी पत्रकारों के सम्मुख यह एक चुनौती भरा कार्य था कि वे उपनिवेशी शासन के प्रयासों एवं षड्यंत्रों को सार्वजनिक करें तथा भारतीयों को वास्तविकता से अवगत कराएं। इन परिस्थितियों में पत्रकारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता एवं विद्वता जैसे गुणों का होना अपरिहार्य था। ठीक है, सरकार ने
समाचार पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने हेतु प्रोत्साहित किया। किन्हें? जो राष्ट्रवादी पत्रकार थे, जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कुछ लिखते थे, उन्हें वो लालच के द्वारा उन्हें औपनिवेशिक शासन के हित में लिखने को कहा, जिससे कि उन राष्ट्रवादी पत्रकारों के समूह की एक चुनौती उत्पन्न हो गई थी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।